हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज बात करेंगे हम मोनोपोली मार्केट कंडीशन के बारे में। पिछली बार हमने बात किया था कि क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, और मार्केट स्ट्रक्चर को जब हमने इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया था तो हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। हमने ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जान लिया है, उसके फीचर्स के बारे में जान लिए हैं, और आज हम जब इम्परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन मार्केट निकल के आता है: मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। राइट। तो मोनोपोली मार्केट के बारे में आज एक छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है मार्केट, मोनोपोली मार्केट, और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके रेवेन्यू कर्व होते हैं। राइट। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखें आप कि मोनोपोली मतलब क्या होता है। ये मोनोपोली जो वर्ड है वो दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, मोनो और पोली। राइट। मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है बायर। मतलब ये है कि आपका मोनोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। सिमिलरली इस मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नो एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, है ना। कोई भी आपके सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल बताया जाता है कि इंडियन रेलवे, आप देखिए कि इंडियन रेलवे एक मोनोपोली माना जाता है जिसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। ये तो आपके एग्जांपल हो गए। तो मोनोपोली का मतलब ये होता है कि इट इज दैट मार्केट कंडीशन वेयर देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर एंड देयर इज नो एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। ये तो होता है आपका मोनोपोली मार्केट। अब फीचर की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर ये मार्केट में अवेलेबल है। देखें आप कि अब यहां पे फीचर की अगर बात कर रहे हैं तो आपका सिंगल सेलर पहला फीचर है। दूसरा फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इस मार्केट को स्पेशल बनाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें इस मार्केट को में देखने को मिलता है। राइट। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस मेकर, नो सेलिंग कॉस्ट एंड शेड्यूल एंड शेप ऑफ द रेवेन्यू कर्व। तो ये सारे पांच आपके फीचर्स बन जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं मोनोपोली मार्केट के। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ये फीचर्स हैं और क्या क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं। राइट। चलिए तो आपके पास ध्यान रखिएगा, कंटेंट जो है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए अब पहला है हमारा मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर। अब देखो कि सिंगल सेलर हम बोल रहे हैं तो सिंगल सेलर मतलब चाहे वो फर्म की बात करिए, चाहे वो इंडस्ट्री की बात करिए, अपने आप में ही एक फर्म इंडस्ट्री भी है, क्योंकि कोई भी अलग कॉम्पिटिटर है ही नहीं आपके पास। देयर इज नो एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। अब एक बात बताइए, इंडियन रेलवे का कौन सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है। तो इंडियन रेलवे आपका सिंगल सेलर माना जाता है। दूसरी फीचर की ओर चलते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो एसी पिगोऊ ने दिया था, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है। और भेदभाव यहां किससे किया जाएगा? जो सेलर है वो प्राइस के साथ भेदभाव करेगा। ठीक है। मतलब आपके पास एक ही प्रोडक्ट है और आप इस एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो। कोई आपके नोन है तो आप अलग प्राइस उनको बेच दिए, अलग प्राइस पे, और कोई एक अलग कस्टमर है उनको आप अलग प्राइस पे बेच दिए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस with a different segment of customer, different customer for the same product। ठीक है। अब यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ लिया आपने किसने दिया था, क्या होता है। अब यहां पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब यहां तीनों का एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अमूल के दूध की आप बात कर लीजिए। ठीक है। अमूल के दूध के पैकेट पे आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है ना, जहां ये अमूल दूध को बेचा जा रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए मान लेते हैं इसकी कीमत जो है 30 रुपए है, और जैसे ही पीछे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सर आपके जैसे ही ये अमूल दूध बॉर्डर के, जो स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करेगी, इसका जो मूल्य होगा ना वो 32 या 35 रुपए हो जाएगा। ये आप ऑब्जर्व करिएगा। तो आपके लिए सेम प्रोडक्ट है। ठीक है। लेकिन प्लेस के बेसिस पे इसकी जो प्राइसिंग है वो अलग अलग कर दी गई है। इसको हम बोलते हैं प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी बात पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या होता है? पर्सनल में आप इंडियन रेलवे की बात कर रहे थे, आप यहां पे तीन सेगमेंट है, मान लीजिए यंग है, क्लियर, चाइल्ड है,
राइट, और आपके मान लेते हैं सीनियर सिटीजन है, तो आप तीनों कस्टमर ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करिएगा, है ना। यहाँ पर्सनल बेसिस पे चार्ज हो रहा है, यंग के लिए आप फुल प्राइस ले रहे हो, चाइल्ड के लिए अलग डिस्काउंट दे रहे हो, सीनियर के लिए अलग डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब सेम प्रोडक्ट है आपके लिए और आप उस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, और इसी को बोला जाता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है आपका यूजेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूजेज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी शहरों में यूज होती है, उनकी यूनिट जो होती है वो सरकार महंगा लेता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर गांव की बिजली होती है वो उसकी यूनिट सस्ती होती है। तो यूज के बेसिस पे आप जब बात करिएगा तो इसका मतलब होता है यूजेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का तीसरा टाइप है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइस मेकर। अब चूंकि ये ध्यान रखिएगा कि अंडर मोनोपोली फर्म्स एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग। आप चाहे फर्म बोलिए चाहे इंडस्ट्री बोलिए, कोई भी मतलब नहीं है ना। एक ही फर्म है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने प्राइस के साथ प्ले कर सकते हो। एक मोनोपोलिस्ट के साथ क्या अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है कि दे प्ले विद द प्राइस, है ना। आप प्राइस के साथ खेल सकते हो बाई चार्जिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। क्या आप सोच रहे हो अपने प्रोडक्ट की प्राइस आप रख सकते हो। आपने जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा था वहां पे आपको प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई थी। वहां पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर था और आप प्राइस टेकर थे। लेकिन आप चूंकि यहां पे मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप यहां पे प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइस मेकर का यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है नो सेलिंग कॉस्ट। अब देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है ना, इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट। जैसे आपका एक सेलिंग कॉस्ट में बहुत मेजर पार्ट आ जाता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, है ना। कोई भी प्रोमोशनल एक्टिविटीज जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो होता है आपके सेलिंग कॉस्ट। अब इस मार्केट में बोला जाता है कि देयर इज नो एनी सेलिंग कॉस्ट। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर आता है, अगर सेलिंग कॉस्ट की बात की गई है मोनोपोली के अंदर तो दो बातें होती हैं कि नो सेलिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, या इनिशियल सेलिंग कॉस्ट। अगर एग्जाम में ऑप्शन है इनिशियल सेलिंग कॉस्ट का तो आप इनिशियल सेलिंग कॉस्ट को ही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए कि सपोज करिए कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपकी मोनोपोली है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कि आपने एक पेन बनाया और पेन में मोनोपोली इस बात की है आपकी कि जो सोच रहे हो आप, है ना, वो पेन खुद से लिखने लग जाती है, ठीक है। तो उसमें तो आपकी मोनोपोली है। अब वो जो पेन बना रहे हो ना, वो राजस्थान के किसी मरुस्थल में बना रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, मरुस्थल में बना रहे हो तो कोई जानता तो नहीं है आपको। तो जानने के लिए इन ऑर्डर टू अवेयर ऑफ योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को जनाना चाहते हो, ठीक है। तो जानने के लिए क्या होगा, आप छोटा सा ऐड जरूर दीजिएगा ताकि लोगों को यह पता लगे कि ऐसा भी कोई पेन एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ठीक है। एक बार आपके प्रोडक्ट लोग जान गए तो अपने आप से लोग खरीदने लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत में ना इनिशियल सेलिंग कॉस्ट की जरूरत जरूर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको मोनोपोली में या तो नो सेलिंग कॉस्ट होती है, नो सेलिंग कॉस्ट या इनिशियल सेलिंग कॉस्ट, दोनों की बातें होती हैं, राइट। तो ये रहा आपका सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट। और जो नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व। अब एक बात बताइए, जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म थी उसके पास क्या था, एक सेम प्राइस था। तो सेम प्राइस की वजह से क्वांटिटी आप बढ़ाते जा रहे थे, प्राइस सेम रखा था, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू था ना वो एक कांस्टेंट लेवल से बढ़ता जा रहा था। इसी की वजह से हमारी जो टीआर की कर्व थी वो एक अपवर्ड लाइन जा रही थी, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या करिएगा, प्राइस देखो यहां पे कम कर रहे हो, ठीक है, 10, 9.5, 9, 8.5 और 8। अब आप बोलिएगा कि सर हम तो मोनोपोली हैं, है ना, हम क्यों प्राइस आपको कम करें। एक बात आपको बता दूं कि आपने जब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डेफिनेशन पढ़ा था ना, डेफिनेशन में आपने सबसे पहले यही बोला था कि इन ऑर्डर टू सेल मोर, सबसे पहली लाइन आपकी यही थी कि इन ऑर्डर टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस।
आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा, चाहे आप मोनोपोली में भी एग्जिस्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपने एक जूता बनाया, ठीक है, और जूते में आपकी मोनोपोली है, जूता ऐसा है कि पहन के आप उड़ने लगते हो, क्रिस बन जाते हो, ठीक है, तो लोग तब तक नहीं खरीदेंगे फ्रिक्वेंटली। आप अपने प्रोडक्ट को क्या चाहते हो कि लोग फ्रिक्वेंट बेसिस पे खरीदें, लेकिन लोग खरीदेंगे क्योंकि आपकी मोनोपोली है, लेकिन फ्रिक्वेंट बेसिस पे तब तक लोग नहीं खरीदेंगे जब तक आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम नहीं करिएगा। तो चाहे आप भाई मोनोपोली हो चाहे कोई भी पोली हो, राइट, आपको अपनी प्राइस को थोड़ा बहुत कम करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप कम करते हो प्राइस को, आपका जो है आप इम्परफेक्ट के सिचुएशन में आ जाते हो, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, पहले बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम लेवल पे जाएगा और फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो ग्राफ पे कि पहले हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो जा रहा है और फिर ये टेंड्स टू डिक्लाइन। क्लियर। अब यहां पे जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है, जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ना, जब हमारी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगी वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लगेगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट ही किया जाता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, हम चेंज ही देखते हैं टोटल रेवेन्यू में, है ना। सिमिलरली जो एआर होता है वो भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, यहां भी AR इक्वल टू हम D मानते हैं। तो ये तो हमारा हमने टेबल देख लिया, हमने आपको शेप देख लिया। एग्जाम ओरिएंटेड बातें ये हैं कि आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगी, आप मतलब कमा ज्यादा रहे हो, आपकी कॉस्टिंग कम लग रही है, एवरेज की बात हो रही है, ठीक है, तो आपकी जो मोनोपोली फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंजॉय करेगी। सेकेंड थिंग कि AR इक्वल टू AC है, तो यहां पे हम केवल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो एक मोनोपोली फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, और लास्ट में अगर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट हो गया आपका, तो एक मोनोपोली फर्म जो है वो लॉस इनकर करेगी। तो आई बिलीव आपको सारी बातें जो मोनोपोली के बारे में इंपॉर्टेंट थी वो समझ में आ गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और वहां डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।